का लास्ट आपको पैराग्राफ लिखाने जा रही हूँ। पार्ट पहले का लास्ट है, ठीक है। तो इसमें संकेतांक है पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, लास्ट में हम स्वागत करते हैं, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में प्रस्तुत गद्यांश के सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से यह शीर्षक अवतरित है, यह लिया गया है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो रेखांकित अंश आपके ये रहा है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उसे सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उसके तेज को अपने भावी नहीं यहाँ तक है, गौरव के साथ धारण करते, यहाँ तक हुआ है, ठीक है। ये इतना है, ओके। अब इसकी व्याख्या ये सांस्कृतिक परिवेश विकास की एक पद्धति है। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो उन्नति की है उस पर हम गर्व करते हैं। हम उसे राष्ट्र की विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। इस आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी कामना होती है कि इस गौरव को हम अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को पुष्ट बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है, ओके। ये आपका रेखांकित अंश हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हम गौरव के साथ किसे धारण करते हैं। तो इसका उत्तर ये, हमारे पूर्वजों ने महान चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करके धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो भी उल्लेख कार्य किए हैं उन्हें हम समग्र रूप में गौरव के साथ धारण करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन, हमारे पूर्वजों ने संस्कृत के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है, ठीक है। तो इसका अगला उत्तर है इसका, हमारे पूर्वजों ने संस्कृत के धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में तथा अपने चरित्र को महान बनाने की दृष्टि से अपना पराक्रम दिखाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हम अपने भावी जीवन में किसे साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। इस आकांक्षा को ही हम भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, हम अपने भावी जीवन किसे साकार होता हुआ देखना चाहते हैं, यही था ना। 4 नंबर में राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग से किसे बताया गया है। स्वाभाविक ढंग किसे बताया गया है। उत्तर है इसका, हमारे पूर्वजों द्वारा दर्शाए गए महान चरित्रों और संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के परिणाम स्वरूप हमारे मन में उनके प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होता है। साथ ही हमारे मन में यह कामना भी उत्पन्न होती है कि हम गौरव को अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है, ओके। ये पार्ट पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा पार्ट आता है अशोक के फूल। इसमें ये संकेतांक भारतीय साहित्य में और लास्ट में है सुकुमारता है, ठीक है। सुकुमारता माने कोमलता। अगला इसका क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपका पूर्वत नहीं, अभी तो इसमें लिखाना है, पार्ट दूसरा है ना। तो इसका उत्तर यह है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से यह उद्धृत है, यह लिया गया है। यह निबंध हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है, ठीक है। यह गद्य गर्मा में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका ये आता है भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुस्तक का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ आपका ये आता है, द्विवेदी जी अशोक के वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अशोक के वृक्ष का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। अनेक ग्रंथों में उसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। साहित्य क्योंकि समाज का दर्पण होता है, अतः साहित्य में अशोक की महत्ता के प्रतिपादन से यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि तत्कालीन जनजीवन में अशोक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद के साहित्य में अशोक के वृक्ष का उल्लेख प्रायः नहीं मिलता, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बाद में जनजीवन में भी
अशोक का कोई महत्व नहीं रह गया था। साहित्य और जनजीवन में दोनों में इस प्रकार के अशोक का प्रवेश करना और फिर अचानक उससे बाहर हो जाना लेखक को ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा किसी नाटक में कोई पात्र अचानक मंच पर प्रवेश करता है और फिर अचानक ही नाटक से बाहर हो जाता है। ये इसका रेखांकित अंश हो गया। अब है अगला, साहित्य और जनजीवन दोनों में अशोक का प्रवेश और फिर बाहर हो जाना लेखक को कैसा प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर है गा। इसका साहित्य और जनजीवन दोनों का अशोक का प्रवेश और फिर बाहर हो जाना लेखक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी नाटक में कोई पात्र अचानक मंच पर आता है और मंच पर प्रवेश करता है और फिर अचानक ही उस नाटक से बाहर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका आता है, अपने काव्य ग्रंथों में किसने अशोक की मोहक छटा और उसकी सुकुमारता का सर्वाधिक सुंदर वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है, अपने काव्य ग्रंथों में कालिदास ने अशोक की मोहक छटा और उसकी सुकुमारता का सर्वाधिक सुंदर वर्णन किया है। इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संस्कृति में अशोक का प्रवेश अथवा उसका मनोहर एवं आकर्षक वर्णन का आरंभ लेखक को किस भांति प्रतीत होता है? तो उत्तर इसका ये, भारतीय साहित्य में अशोक का प्रवेश अथवा उसके मनोहर एवं आकर्षक वर्णन का आरंभ लेखक को इस भांति प्रतीत होता है जैसा मोहक और आकर्षक दृश्य किसी नई नवेली दुल्हन के प्रथम गृह प्रवेश का होता है। ओके, यहाँ तक आपका पूरा हो गया है।